हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डील्स करेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेंडॉल मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चन आस्क ऑन दिस मेथड्स। इस पर क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक साल, देखोगे तो मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंस में स्पेशली करके क्वेश्चन इस पर आता है जेंडॉल मेथड से। ठीक है, तो ड्यूमा मेथड से इंपॉर्टेंट है क्या? जेंडाल मेथड इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा ट्विस्टिंग है अदर के रिस्पेक्ट में। अदर तो इजी थे बट ये थोड़ा आपको, ये भी इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, बट थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस एक दो बार अगर समझोगे तो क्लियर कट फंडामेंटल बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है लेकिन उसमें बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर पकड़ लिए तो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में करोगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है जेंडाल मेथड्स में। तो ही हमने आज का हेडिंग क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसका? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ड्यूमास मेथड और जेंडाल मेथड दो इंपॉर्टेंट मेथड है। ड्यूमास मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में डील्स किया था। टुडे वी डील्स अबाउट जेंडाल मेथड्स। ठीक है, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ जेंडाल मेथड। एक्चुअल में करते क्या है बेटा? तो इसमें करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉपर सल्फेट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, K2SO4 थोड़ा अमाउंट में लेते हैं और फ्यू ड्रॉप ऑफ मरकरी एज ए कैटलिस्ट। यानी कि कॉपर सल्फेट और मरकरी का जो साल्ट है एक्ट एज ए कैटलिस्ट। K2SO4 जो होता है वो क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर। K2SO4 का काम है H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना। ठीक है, क्यों ऐसा इंक्रीज करेंगे? बिकॉज ये देखो, अब इसको क्या करते हैं, इन सारे मिक्सचर को हम इस जेंडाल फ्लास्क, एक स्पेशल लॉन्ग नेक टाइप का फ्लास्क होता है, दिस इज कॉल्ड जेंडाल फ्लास्क। इस जेंडाल फ्लास्क में फिल कर देंगे, उस पर ऊपर एयर टाइट कर देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे और इसको हीट करेंगे। H2SO4 है, ठीक है, तो K2SO4 क्या करता है बेटा? अगर हीट करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? बर्न करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेगा तो जैसे जैसे बर्न होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिलीज होंगे। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसी का एस्टिमेशन करेंगे जहां पे नाइट्रोजन हो, क्योंकि हमको नाइट्रोजन के अमाउंट पता करना है इस मेथड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट की तरह, मरकरी एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह। आज के डेट में मरकरी का यूज नहीं करते हैं बिकॉज इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। तो K2SO4 एक्ट एज ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर। किसका? H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा। क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है H2SO4 का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेगा तभी तो कार्बन और हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, तो मान लो बर्न करने के दौरान ही क्या करेगा? H2SO4 स्केप कर जाए तो K2SO4 क्या करेगा? K2SO4 बॉइलिंग पॉइंट को इनहांस करता है 180 टू 400 के अराउंड डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में। ये K2SO4 का फंक्शन है, H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट को इनहांस करना। अब इसको हमने जेंडाल फ्लास्क में ले लिया, लेने के बाद इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो होगा क्या बेटा? हीट करेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कंबाइन करेगा, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कंबाइन करेगा तो जो रिएक्शन होगा वहां पे, अगर इस जेंडाल फ्लास्क की रिएक्शन की बात करोगे, यहां पे जो रिएक्शन होगा बेटा वो नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट में, NH4 का 2SO4। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं।
अमोनियम सल्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट इन विच जेंडाल फ्लास्क। ठीक है, ठीक है बेटा, दिख रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कब में जो नाइट्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और डिफरेंट कैटलिस्ट और कॉन्क H2SO4, हीटिंग के बाद नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन था वो डाइजेस्ट हो गया किस फॉर्म में? अमोनियम सल्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में के प्रेजेंस में हीट के द्वारा जितने भी नाइट्रोजनस कंपोनेंट थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? अमोनियम सल्फेट में। किसमें? इस जिंडाल फ्लास्क के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप इज द डाइजेशन प्रोसेस। दिस कॉल्ड इज डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपोनेंट इनटू अमोनियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जेंडाल मेथड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि हम डाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस कंपोनेंट को अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड और K2SO4। फर्स्ट स्टेप क्लियर। उसका रिएक्शन भी आपको दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन CO2 और H2O में निकल जाएंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होगा ही, तो CO2 और H2O के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएंगे। नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में जो डाइजेशन प्रोसेस से अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये इसमें अमोनियम सल्फेट बन गया है। ठीक है बेटा, अब ये जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है उसको हम लेते हैं राउंड बॉटल फ्लास्क में। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, आरबी फ्लास्क। ये जिंडाल फ्लास्क है, इसका नेक क्या है? लॉन्ग है, तो इसको आरबी फ्लास्क नहीं बोलोगे, स्पेशल टाइप है। आरबी फ्लास्क ये है। इस आरबी फ्लास्क में क्या करते हैं? जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है जिंडाल फ्लास्क में जो बना हुआ है उसको लेंगे, प्लस NaOH ऐड करेंगे। ध्यान से सुनो, क्या करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन का जितने भी कंटेंट इसमें थे उसको क्या करेंगे? इस आरबी में पावर करेंगे। इस आरबी में ले लेंगे, इस पूरे को आरबी में लेकर राउंड बॉटल फ्लास्क में लेकर फिर इसमें NaOH ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें बना क्या था? अमोनियम सल्फेट। इस जेंडाल फ्लास्क में आफ्टर डाइजेशन क्या था? अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन काम को इंस्टिमेशन करना है तो हम उसी से कंसीडर करेंगे। अमोनियम सल्फेट है सॉरी, अमोनियम सल्फेट NaOH से बाइंड करेगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट NaOH से बाइंड करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और जब एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है, तो यानी कि अमोनिया गैस निकलेगा। अमोनिया गैस निकलेगा, ये अमोनिया गैस इससे पास करेगा, तो दिस इज द जेंडाल ट्रैप। ये जेंडाल ट्रैप क्या करेगा? अमोनिया गैस को ट्रैप कर लेगा, और अमोनिया गैस ट्रैप करके अमोनिया गैस जो है वो इससे मूव करेगा। अमोनिया गैस जो है, ठीक है, NH3 इस जेंडाल ट्रैप में आएगा। इस जेंडाल ट्रैप से इसके थ्रू ये मूव करेगा। तो नेक्स्ट में कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें वाटर इनलेट है, इसमें कोल्ड वाटर, नॉर्मल टैप वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, अमोनिया गैस के फॉर्म में आ रहा है। जब ये कोल्ड के थ्रू पास करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, और इस जब कंडेंसर के थ्रू पास करेगा, उस कंडेंसर के नीचे एक रिसीवर लगा है, कोनिकल फ्लास्क। कंडेंसर के नीचे क्या लगा है? कोनिकल फ्लास्क रिसीवर की तरह काम करेगा। और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने ऑलरेडी
स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन का लिया हुआ, स्टैंडर्ड एसिड लिया हुआ है, अमोनिया आ रहा है, बेस है, यहां हमने नॉन वॉल्यूम नॉन कंसेंट्रेशन का स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका हमको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी यानी कंसेंट्रेशन पता है। हम इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे H2SO4 या H3PO4 जो भी दिया रहेगा आपके इक्वेशन क्वेश्चन में वो कंसीडर करेंगे। हमने यहाँ पे H2SO4 लिखा यानी हम नॉन वॉल्यूम एक्सेस अमाउंट है, यहाँ पे क्या बेटा लेंगे एक्सेस अमाउंट लिख लेना, यहाँ पे नॉन वॉल्यूम फॉर्म स्टैंडर्ड एसिड एक्सेस अमाउंट में लेंगे, और जब एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो यहां से खेल शुरू हो जाएगा। यहां से आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ये तो सिंपल था, आपको इजी वे में डाइजेस्ट किए, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोसेस किसमें हुआ, जिंडाल फ्लास्क में। उस जिंडाल फ्लास्क में के कंटेंट को हमने आरबी में लिया, उसमें NaOH ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको हमने हीटिंग स्टार्ट किया। जब हीट करेंगे तो दोनों के बीच रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में हमको अमोनिया गैस रिवॉल्व होगा। वो अमोनिया गैस इस जेंड्राल ट्रैप क्या करेगा, इस जेंड्राल ट्रैप में आएगा और इस जेंड्राल ट्रैप से होते हुए इधर से पास करेगा अमोनिया गैस। जब ये पास करेगा तो कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर से जाएगा तो जो हॉट अमोनिया गैस है वो कंडेंस होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, और नीचे उसके क्या है रिसीवर लगा हुआ है, दैट इज द रिसीवर। ये रिसीवर क्या है बेटा, अब ये जो अमोनिया आ रहा है, अमोनिया जो है इसमें क्या करेगा, अमोनिया, ये जो अमोनिया आएगा इधर से, ठीक है, ये जो अमोनिया आ रहा है इधर से क्या करेगा, लिक्विडिफाइड होगा, ठीक है, यानी कि ये लिक्विफाइड होगा। और इसको थोड़ा ब्लैक से कर दूं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो है अमोनिया इधर से आ रहा है गैस, अब यहाँ लिक्विड फॉर्म में आ गया, और यहाँ अब क्या करेगा, लिक्विड के फॉर्म में इसमें गिरने लगेगा। किसमें, इसमें ऑलरेडी हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को लिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब रिएक्शन इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो इसके अंदर रिएक्शन होगा, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया गैस NaOH है, NaOH है, अमोनियम सल्फेट है इस जिंडाल फ्लास्क में, तो अमोनियम सल्फेट और NaOH के बीच रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे अगर इसका रिएक्शन की बात करें तो यहां लिखता हूं ताकि उधर आएगा नहीं, तो यहां पे देखो अमोनियम सल्फेट है NH4 SO4 प्लस NaOH, तो क्या क्या बनेगा बेटा, Na2SO4 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये इससे बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। 2Na, तो यहां पे 2 मोल ये लेंगे, 2 ये बनेगा और 2 मोल वाटर निकलेगा। तो देखो बेटा ये जो रिएक्शन हुआ वो कहां पे हुआ, ये इसके अंदर हुआ, इससे हमको क्या इवॉल्व हुआ, अमोनिया। This ammonia evolved by the reaction of content of Jindal flask of Jindal flask plus NaOH, और Jindal flask में किसमें था, अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट 2 मोल NaOH से रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फेट बना प्लस अमोनिया इवॉल्व हुआ। अब देखो बेटा ये अमोनिया, ये जो इवॉल्व हुआ है यही अमोनिया इधर से आ रहा है। अब जब ये अमोनिया इधर से आ रहा है तो इसमें है क्या, इसमें है तुम्हारा नॉन वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड H2SO4।
अब यहां पे एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, हमको पता करना है नाइट्रोजन का कंटेंट। क्या पता करना है बेटा? नाइट्रोजन का कंटेंट। ठीक है, तो अब आप यहां से थोड़ा दिमाग से समझना कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ये तो जिंडाल मेथड चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि अब हम थोड़ा जगह के लिए इसको हटाते हैं। ठीक, अब देखो ये हमारा यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम थोड़ा इधर बनाते हैं। ठीक है, ठीक, ये अमोनिया गैस इधर से आ रहा है, ये जिंडाल ट्रैप से होते हुए आ रहा है। इसमें है क्या बेटा? इसमें हमारा क्या है? H2SO4 है, यानी एसिड है, प्लस अमोनिया आया। क्लियर? तो देखो बेटा, जब अमोनिया आएगा तो अमोनिया और H2SO4, अमोनिया क्या है? बेस है। H2SO4 एक्सेस अमाउंट में लिए हो तो अमोनिया के बीच और H2SO4 की एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, अमोनिया और H2SO4 फिर से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अमोनिया और H2SO4 फिर से रिएक्ट करेंगे। इसमें क्या था बेटा? H2SO4 था, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4, एक्सेस H2SO4 था, ये वाला हमने फ्लास्क लिया, यहां से अमोनिया गैस आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच भी रिएक्शन होगा, यानी इनके बीच अगर रिएक्शन की बात करोगे, ठीक है, इनके बीच अगर रिएक्शन की बात करोगे तो अमोनिया जो है एसिड बेस रिएक्शन होगा। देखो यहां पे दिस अमोनिया कंबाइंड विथ H2SO4 to form ammonium sulfate। ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा फिर से। ये ध्यान दो बेटा, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप समझोगे तो क्लियर कट फंडामेंटल हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमने एक्सेस ऑफ H2SO4 लिया, अमोनिया कितना इधर से आ रहा है हमको नहीं पता, हमको उसका अमाउंट नहीं पता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ? डाइजेस्ट होके आया है। कितना आया है वही तो हमको मेजर करना है, नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन, नाइट्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो, एक्सेस ऑफ H2SO4 लिए, अमोनिया आया, अमोनिया और इससे रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो ये 2 जाएगा, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द एसिड और दिस इज द साल्ट। तो सिंपल हो क्या रहा है? एसिड बेस ट्राइटेशन। एसिड बेस ट्राइटेशन, ये अमोनिया एक्ट एज ए बेस, इसमें ऑलरेडी नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 है, एसिड और बेस रिएक्शन का साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमको इससे नहीं मतलब है कि ये क्या बना, हमको अमोनिया का अमाउंट पता करना है। अब थोड़ा ट्विस्ट है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। अब जितना आया अमोनिया हमको नहीं पता है कि कितना आया उधर से, बट हमको H2SO4 का वॉल्यूम पता है और नॉर्मेलिटी पता है कि नहीं? है। तो अब देखो, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन जब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इनके बीच एसिड बेस रिएक्शन हुआ, उसके बाद का क्या कंटेंट बनेगा यहां पे? देखो यहां पे, ये जो एसिड बेस रिएक्शन हुआ इनके बीच,
ठीक है, इस एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो इसमें बना क्या बेटा, यही तो है NH2SO4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बना। ठीक है, तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया आया होगा उतना H2SO4 यूज हो गया होगा। एक्सेस ऑफ H2SO4 है तो इसमें कुछ H2SO4 जो एक्सेस जो लिए हुए हो तो पूरा तो यूज नहीं हुआ होगा अमोनिया से, जो एक्सेस होगा वो इसमें पड़ा होगा। होगा कि नहीं, तो बोलोगे होगा। हमने H2SO4 का अमाउंट एक्सेस में लिया है तो उधर से जो अमोनिया आया इनके बीच एसिड बेस रिएक्शन हुआ, टाइट्रेशन हुआ तो अमोनियम सल्फेट बना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे आफ्टर रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद excess H2SO4 ammonium sulfate is formed in after that in this conical flask ammonium sulfate as well as extra amount of H2SO4 जो excess of some जो लेफ्ट हो जाएंगे, some left amount of H2SO4 यानी सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 बचेंगे क्योंकि एक्सेस हमने लिया था। अब इसी H2SO4 का हम ट्राइट्रेशन करेंगे किससे, NaOH से, नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH से। तो इसी बीकर में यानी इसी कॉनिकल फ्लास्क में हमको अमोनियम सल्फेट भी है और जो एक्सेस में बचा हुआ था, जो कुछ अमाउंट बचे हुए थे, सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा। ठीक है, अब सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा। इसकी नॉर्मेलिटी तो मुझे पता है, जो इसकी नॉर्मेलिटी थी, लेकिन कितने वॉल्यूम बचा है ये हमें नहीं पता है। क्लियर कट हो रहा है कि नहीं, फिर से मैं बता दूं, इस जेंडॉल ट्रैप से आया अमोनिया, एक्सेस ऑफ H2SO4 से कंबाइंड किया तो फिर से अमोनियम सल्फेट बन गया। हमारा ये टारगेट नहीं है कि क्या बन रहा है, हमको अमोनिया का कंसंट्रेशन पता करना है कि कितना बन रहा है, उससे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो एक्सेस ऑफ बना, रिएक्ट किया तो अमोनियम सल्फेट इसमें होगा आफ्टर रिएक्शन प्लस सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4। हमको इसका क्या है, इसका हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए थे तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता था, यानी हमको क्या पता था, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता था। तो स्टैंडर्ड अगर जो लिए थे हम, ठीक है, सपोज करो जो स्टैंडर्ड H2SO4 था, स्टैंडर्ड H2SO4 इसकी नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V था। क्या था बेटा, नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V था, यानी यहां पे जो हमने लिया था वो उसका नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मेलिटी N1 और वॉल्यूम क्या था, V, जो हमको पता था। ठीक है, स्टैंडर्ड का। अब देखो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट अमाउंट में बचा है तो इसका नॉर्मेलिटी तो मुझे पता है क्योंकि इसका जो नॉर्मेलिटी होगा इसी का होगा, बट हमको क्या पता है बेटा, वॉल्यूम इसका हमको नहीं पता है कि कितना वॉल्यूम लेफ्ट पड़ा हुआ है, कितना वॉल्यूम लेफ्ट पड़ा हुआ है आफ्टर रिएक्शन विथ अमोनिया विथ सल्फ्यूरिक एसिड। नॉर्मेलिटी तो वही रहेगा बट टोटल वॉल्यूम हमारा क्या था बेटा, V। हमने यहां पे V वॉल्यूम लिया था, ठीक है, और V वॉल्यूम में से कुछ जो है अमोनिया से कंबाइंड कर गया, जो लेफ्ट अमाउंट में बचा, सपोज करो V1 बचा, जो हमको नहीं पता है, दैट वॉल्यूम इज नॉट नोन एट दिस टाइम। अब जब नहीं पता है तो क्या करेंगे बेटा, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये V1 निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, तो बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन यानी करते क्या है कि इस ब्यूरेट में लेंगे, दिस इज द ब्यूरेट, ठीक है, इस ब्यूरेट से में क्या रहेगा बेटा, कॉन्सेंट्रेट NaOH यानी NaOH का सॉल्यूशन। ये क्या होगा,
NaOH, स्टैंडर्ड NaOH, स्टैंडर्ड NaOH। स्टैंडर्ड यानी कि हमको इसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम पता है, ठीक है। नॉर्मलिटी यानी कि मान लो N2 और V2, ठीक है। इसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम क्या है, V2 है। 10 ml का हमने बनाया, ठीक है, नॉर्मलिटी पता है। अब V2 पता है, V2 कैसे पता करेगा, अब क्या करेंगे बेटा, जैसे NaOH ऐड करोगे इसमें, तो इसमें क्या है, सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 है, तो सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 है, तो NaOH डालोगे तो NaOH और H2SO4 जो बचा हुआ था उनके बीच में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस, ठीक है। तो लेफ्ट H2SO4, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे बेटा, यहां पे हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये लेफ्ट बचा हुआ है तो H2SO4 लेफ्ट अपॉन इज इक्वल टू, ठीक है, H2SO4 जो लेफ्ट बचा हुआ है उसको पता करना है, ठीक। और ये किसके बराबर होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH के। जो H2SO4 लेफ्ट है यानी कि ये जो लेफ्ट बचा हुआ है इसके बीच हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो मान लो ये इसका नॉर्मलिटी पता है जो इसका स्टैंडर्ड का था N1, V1 हमको नहीं पता है कितना लेफ्ट बचा हुआ है वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, इसका नॉर्मलिटी हमको पता है N2, V2 क्या हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग से ले लेंगे कि कितना इसका वॉल्यूम यूज हुआ है, तो V2 आ गया। तो क्या V1 हमको नहीं पता है, V1 को फाइंड करना है, तो V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 अपॉन N1। दिस इज द V1। यहीं पे ट्रिक है बेटा, हमको V1 क्या मिला, जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 था, एक्सेस लिए थे, ठीक है। एक्सेस लेने के बाद अमोनिया उससे बाइंड किया, जो बचा हुआ है हमको V1 मिल गया। टोटल हमने V लिया था, तो इस टोटल में से अगर हम V1 को घटा देंगे तो वो अमाउंट क्या हुआ, अमोनिया यूज किया है अपने टाइट्रेशन में। हुआ क्लियर, टोटल वॉल्यूम N इंटू V, N1 नॉर्मलिटी N1V, ठीक है। अमोनिया गैस पास किया, अमोनिया और H2SO4 एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। इनमें एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, H2 अमोनियम सल्फेट बना, तो कितना अमोनिया आया ये मुझे नहीं पता था, तो जितना हमने एक्सेस लिया था तो जितना उधर से आया होगा उतना वो कंबाइंड कर लिया होगा, लेफ्ट H2SO4 हमको इसमें बचा होगा। अब उस लेफ्ट H2SO4 को हमको फाइंड आउट करना है, हमको इसकी नॉर्मलिटी पता है और उसकी वॉल्यूम हमको पता करना है कि कितना बचा हुआ है, तो N1 हमको यहीं से मिल गया जो लिए थे, वॉल्यूम हमको पता करना है, तो इसके लिए बैक टाइट्रेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे, एक ब्यूरेट लेंगे, उसमें स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन फिल करेंगे और उससे ट्राइटेट करेंगे, तो जो ये रीडिंग आएगा जितने पर ये न्यूट्रलाइज होगा NaOH और H2SO4, दैट रीडिंग इज V2, यानी उतना वॉल्यूम NaOH हमको क्या मिला, यूज किया गया है विद द टाइट्रेशन ऑफ H2SO4। तो हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। H2SO4 लेफ्ट का इज इक्वल टू NaOH के बराबर होगा, जिसका मोलरिटी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 क्या है बेटा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। N2 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, और V2 जो इस रीडिंग से हमको मिला होगा वो है, वो दिया रहेगा आपको जो एग्जांपल दिया रहेगा उसमें NaOH का N2 और V2 पूरा दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने V1 पता कर लिया, यानी कि लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 क्या है, V1 है। टोटल वॉल्यूम हमने V लिया था, टोटल वॉल्यूम V, जो बचा हुआ वॉल्यूम है H2SO4 का V1, ठीक है। अब हम इसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे क्या H2SO4 यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, यदि हम बात करें H2SO4 used for neutralization of अमोनिया। ये जो अमोनिया निकला था, कितना H2SO4 एक्सेस हमने लिया था, कितना यूज किया वॉल्यूम H2SO4 का, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम बेटा क्या था, V था, लेफ्ट वॉल्यूम V1 हो गया। यानी अगर मान लो यूज्ड H2SO4 यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया टू, यानी कि ये अमोनिया की बात करोगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, मान लो ये क्या है बेटा, V डैश है, इतना बचा, तो कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो टोटल वॉल्यूम क्या था बेटा, V था, तो टोटल वॉल्यूम हमको क्या मिला, V माइनस, और ये क्या हुआ, लेफ्ट वॉल्यूम V1। तो दैट इज द V डैश क्या हो गया बेटा, V डैश इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लेफ्ट, जो वॉल्यूम बचा हुआ है। तो हमको ये क्या मिला, ये मिल गया कि ये जो V1 वॉल्यूम है, V डैश जो है, वही V डैश वॉल्यूम इस अमोनिया के साथ, इस V डैश वॉल्यूम H2SO4 का अमोनिया के साथ क्या हुआ होगा, यूज्ड हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से मैं रिपीट करूं, यहां पे थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज सिंपल सब कुछ दिख रहा है, आपके आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन इसमें फोर्थ और फॉरवर्ड, यानी कि बैक और फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा आपको मूव करना होगा, तभी क्लियर कट आएगा। यहां तक फिर से मैं समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, फिर बताऊंगा। टोटल वॉल्यूम हमने यानी स्टैंडर्ड NaOH लिया, अरे स्टैंडर्ड H2SO4 लिया एक्सेस अमाउंट में, जिसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V, नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V, स्टैंडर्ड H2SO4। उसमें क्या हुआ, अमोनिया गैस पास किया। अब अमोनिया गैस पास किया तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 था, उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अमोनिया गैस इससे रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया और H2SO4 से अभी मैंने इक्वेशन लिखा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। एक्सेस ऑफ H2SO4 में सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4 बचा रहेगा। इस मिक्सचर में अब क्या बचा होगा, अमोनियम सल्फेट जो रिएक्ट किया, और सम लेफ्ट अमाउंट ऑफ H2SO4। अब कितना H2SO4 बचा, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल मुझको पता है, और कितना बचा वो पता कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया, कितना जो वॉल्यूम H2SO4 अमोनिया के साथ यूज हुआ होगा। वही तो हमने किया है यहाँ पे टोटल ये। अब इसके लिए पता करने के लिए हम स्टैंडर्ड बैक टाइट्रेशन करेंगे, यानी स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे। H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू NaOH, यानी कि जितना इसका यूज होगा उतना ये यूज होगा। तो हमको N1 पता है, नॉर्मलिटी तो चेंज नहीं होगी, N1 पता है, V1 हमको पता करना है कि कितना लेफ्ट बचा है, इसका N2 नॉर्मलिटी मुझे पता है, स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, कितना वॉल्यूम इसमें ब्यूरेट रीडिंग से पता कर लेंगे V2, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 V2 अपॉन N1। क्लियर कट। अब V डैश आया बेटा, V डैश कैसे निकालोगे, टोटल माइनस H2SO4 लेफ्ट, तो दैट वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम जो है वो यूज किया गया है, कौन, यूज H2SO4 यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। तो दिस वॉल्यूम इज, ये लिख सकते हो यहां पे, दिस वॉल्यूम
of H2SO4 is used during neutralization of ammonia ठीक है। दिस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज यूज्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, पासिंग थ्रू जेंडाल ट्रैप। ये आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, जेल्डाल ट्रैप। ये जेल्डाल ट्रैप से जो अमोनिया पास किया, अब देखो बेटा हमको पता चल गया कि कितना वॉल्यूम वो यूज किया हुआ है, ठीक है। अब कितना वॉल्यूम और यूज किया हुआ है, यानी कि हमको वॉल्यूम पता चल गया कि H2SO4 का कितना। अब हम क्या करेंगे, जितना इक्विवेलेंट H2SO4 का होगा उतने ही इक्विवेलेंट क्या होगा, अमोनिया का अमोनिया से रिएक्ट किया होगा। देखो नॉर्मलिटी यानी हम मोलरिटी के कंसेप्ट पे जाएंगे तो वहां पे हम मोल के अगर रिस्पेक्ट में जाएंगे, मोल के रिस्पेक्ट में कि कितना मोल अमोनिया, ठीक है, H2SO4 के कितना मोल से कंबाइन किया, तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो वहां पे रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से जाते हैं तो वहां पे हमको रिएक्शन की बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल का वन इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट किसी ए और बी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा इवन दो द रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। तो अगर मोल कंसेप्ट से जाओगे, नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में जाओगे कि 1 मोल H2SO4 और 1 मोल अमोनिया रिएक्ट किए तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। तो वहां पर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होगा तभी तुम 1 मोल और इस मोल कंसेप्ट लगाओगे। लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाते हो तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। और वैसे भी हमको कितना अमोनिया आया उसका मोल पता ही नहीं है तो हम मोल लगाएंगे नहीं, ठीक है। अगर मोल लगाते भी हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन, इसलिए हम यहाँ पे अब मोल कंसेप्ट के थ्रू नहीं जाएंगे। हम किसके थ्रू जाएंगे बेटा, हम जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट के थ्रू। अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत मुझे नहीं है। अब देखो यहां पे हमको ये V पता चल गया, V डैश की इतना वॉल्यूम H2SO4 कंबाइंड किया होगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। यानी कि हमारा रिएक्शन क्या हुआ होगा, रिएक्शन ये हुआ होगा इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है। यानी अगर बात करो रिएक्शन की बात करो, यानी कि रिएक्शन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अमोनिया प्लस H2SO4 क्या बने होंगे, अभी देख रहे हो अमोनियम सल्फेट, नहीं, ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अब देखो अमोनियम सल्फेट इसको बैलेंस करोगे तो ये 2 आएगा यहां पे, टोटल अगर बैलेंस करते हो, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पे दिक्कत आएगा, हम बैलेंस करने के लिए नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से जाएंगे। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equal to ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। कौन सा बेटा? जो जेंडॉल ट्रैप से आया, ये V1 वॉल्यूम का यूज किया हुआ है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिस अब H2SO4 का कंबाइंड किया होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से, यानी यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया H2SO4 किससे कंबाइंड करेगा? इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर तुमको इक्विवेलेंट मोल कंसेप्ट पढ़े हुए हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोल कंसेप्ट तुम पढ़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो होगा वो इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से कंबाइंड हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मलिटी जो होता है बेटा, अगर हम बात करें नॉर्मलिटी की, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये समझ गए होंगे। ठीक है, देखो नॉर्मलिटी जो होता है बेटा, नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात करोगे, और यदि यही एमएल में ले जाओगे तो एन क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 से डिवाइड करोगे, ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, अब इसके रिस्पेक्ट में ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा? N इंटू V अपॉन 1000। ठीक है, N अपॉन V इंटू 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हमको पता चल गया, इसकी नॉर्मलिटी मुझे पता थी N1 और V डैश ये वाला जो लेफ्ट पर पड़ा हुआ है, यानी कि हम इसका जब ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा? ये N1 V डैश अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इस H2SO4। अब देखो बेटा यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी मॉलिक्यूल का दो रिएक्टिंग स्पीसीज का इक्वल होता है, उसमें रिएक्शन बैलेंस हो या अनबैलेंस्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोल कंसेप्ट तुम पढ़ चुके हो, तुमको ये इस बारे में डिटेल नॉलेज होगी, नहीं होगी तो फिर से रिवाइज करना कि अगर तुम मोल के रिस्पेक्ट में कि 1 मोल H2SO4 कंबाइंड विद 2 मोल अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट, अगर मोल के रिस्पेक्ट में हम अगर इक्वेशन को करने जाते तो क्या होगा बेटा? मोल के रिस्पेक्ट में करने जाओगे तो वहां पे हमको क्या होगा? वहां पे इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, बट ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज रिएक्टेड विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, रिएक्शन में भी बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस, ये हमेशा बराबर होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लिया है। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकता है, बट 100% ये करेक्ट होता है, यहां गलत होने की चांसेस 0 होगी। तो ये हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 पता कर लिया। अब हमको पता करना है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। लेकिन अमोनिया के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज दिस अमोनिया इज कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या है पता है कि कितना नोन मास हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उस जेंडाल फ्लास्क में लिया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको मास पता है,
बट हमको अमोनिया कितना बना वही तो निकालना है मुझे। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकालने के लिए हम करते क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब फॉर्मूला है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट या मास बोल सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ये मैं मानता हूं कि तुम पढ़े होगे। इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब कहोगे कि कहां कहां से लेकर आ रहे हैं, ये कहां कहां से लेकर आ रहे हैं, ये तुम पढ़े हो, अगर मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़े हो तो ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे मोल होता है क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यानी कि वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वेट अपॉन यानी कि मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट होगा तो एलिमेंटल मास, मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमको यहां क्या देना है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या है अमोनिया का, अमोनिया का इक्विवेलेंट यानी कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखो यहां पे अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन क्या लिखोगे यहां पे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कि अगर एसिड की वैलेंसी फैक्टर की बात करोगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेस की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट OH, अगर साल्ट की बात करोगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, दैट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अमोनिया है, अमोनिया की वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक है, अमोनिया की वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 17/1, तो दैट इज द 1। अगर आपको वैलेंसी फैक्टर नहीं पता है तो आप मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसमें पता होंगे सर कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आपको इजी में समझ में आ जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, 17। अब यहां पुट कर दो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमको यही तो निकालना है वेट ऑफ अमोनिया, बिकॉज हमको नहीं पता है कि कितना वेट बन रहा है। तो वेट ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें, वेट ऑफ अमोनिया की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, N1 V डैश इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो N1 इंटू V डैश इंटू ये इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या मास दोनों बोल सकते हो, अपॉन व्हाट, 1000। ठीक है, वेट ऑफ अमोनिया फिर से इसको लिख सकते हो इसी तरह, क्या हो जाएगा बेटा, N1 इंटू V डैश, इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा यहां पे 17, तो ये क्या हो जाएगा 17 अपॉन 1000। ठीक, अब हमको वेट ऑफ अमोनिया पता चल गया बेटा।
वेट ऑफ अमोनिया, कि कितना वेट अमोनिया वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन के आया, इतना वेट हमको पता चल गया। अब इतना यही तो पता करना था, और ये पता हो गया तो हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हटा दें। तो फिर से एक बार समझ लो, फिर से समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। हमने वीडेस निकाला कि जो वॉल्यूम यूज किया गया है किसके लिए, अमोनिया के डाइजेशन के लिए, अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अमोनिया का रिएक्शन किससे हो रहा है बेटा, जो H2SO4 था उससे हो रहा है। उस H2SO4 से हो रहा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 कम होगा, यानी कि जितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट अमोनिया उधर से बन के आएगा, उतने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 वहां पे न्यूट्रलाइज करेगा। सीधा सा कंसेप्ट यही है कि अमोनिया जितना बनकर आया, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया बन के आएगा, उतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2 जो एक्सेस H2SO4 लिए थे उससे क्या करेगा, कंबाइंड करेगा। ठीक है, अब उसको हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कंसेप्ट दिया, तो नॉर्मेलिटी, हमको इसके नॉर्मेलिटी पता है, N1 पता है, वीडेस भी पता है। तो नॉर्मेलिटी की अगर कंसेप्ट की बात करोगे उसके रिस्पेक्ट में कैसे लगाओगे, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का ये इक्वेशन है, पढ़े होगे तुम। अब हम इसको वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर में ना लेके अगर हम ml में लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर ये ml में चला गया। ठीक है, दिस इज इन ml। ठीक है, अब देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट NV इंटू 1000 अपॉन 1000, और हमको नॉर्मेलिटी किसका, H2SO4 का पता है, N1 और वॉल्यूम V डैश, तो इसी ग्राम इक्विवेलेंट को हमने यहां पे लिख दिया, N1 V डैश अपॉन 1000 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का हमको नॉर्मेलिटी नहीं पता है, ना ही हमको वॉल्यूम पता है कि कितना वॉल्यूम बना, और उसकी नॉर्मेलिटी क्या है वही तो मुझे पता करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमको अमोनिया का पता करना है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है आपको पता होगा, मोल कंसेप्ट पढ़े हो। तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर 1। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 70, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इसका 17। उसी को हमने वेट ऑफ अमोनिया अपॉन इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने इस ग्राम इक्विवेलेंट को हमने यहां पे पुट कर दिया। इस ग्राम इक्विवेलेंट को पुट कर दिया, वेट ऑफ अमोनिया हमको निकालना है, तो वेट ऑफ अमोनिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का पता है 17। यहां तक क्लियर हुआ। अब वेट ऑफ अमोनिया हमको पता चल गया कि इतना अमोनिया उससे जेंडॉल ट्रैप से होकर आया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब हमको परसेंटेज पता करना है, तो देखो बेटा इसको हम हटाएंगे अब। ठीक है, अब परसेंटेज पता करना है। ठीक, तो मान लो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना था, m ग्राम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जेंडाल फ्लास्क में लिए थे m ग्राम। और यदि हम बात करें बेटा 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने ग्राम तुम्हारे वो हैं, नाइट्रोजन है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा? 1 ग्राम सिंपल है 14 इंटू अपॉन 17 ग्राम, ठीक है। और वेट इतने ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो इतने ग्राम की अगर बात करोगे यानी कि एन वी डैश इंटू 17 अपॉन 1000 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने हो जाएंगे? तो 14 अपॉन 17 इंटू ठीक है ये हो गया। अब इतने में कितने हो जाएंगे? तो यहां से देखोगे तो एन वी डैश इंटू 17 अपॉन 1000, ये 17 से ये 17 कट गया, यानी हमको क्या मिला? ये N1 है ना बेटा? हाँ N1 V डैश, N1 V डैश, तो यहां पे N1 यानी 14 इंटू N1 V डैश अपॉन 1000, इतने में इतने ग्राम है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन ये जो ऑब्टेन हुआ है, ऑब्टेन्ड मास यानी वेट इनटू 100, तो टोटल कितना है बेटा? नहीं सॉरी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करोगे तो जो मिला है अपॉन टोटल इंटू 100, तो हमको मिला क्या है? ये यानी कि ऑब्टेन मास, ऑब्टेन वेट कर लो अपॉन, जगह कम पड़ रहा है थोड़ा यहां पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करोगे तो ये मिला है अपॉन टोटल ऑब्टेन्ड मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो ऑब्टेन क्या हुआ बेटा? 14 इंटू N1 V डैश अपॉन 1000 इंटू M, ठीक है। M ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल मास है इंटू 100, तो ये दोनों कट गया और इसका डिवाइड कर दोगे तो 1.4 इंटू N1 V डैश अपॉन M, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। क्या है बेटा? ये फाइनल इक्वेशन। वन 1.4 इंटू N1 V डैश अपॉन M, ठीक है। वेयर N1 क्या है बेटा? नॉर्मेलिटी ऑफ, वेयर यहां इंपॉर्टेंट है, where N1 is the normality of, N1 क्या है बेटा? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 यानी एसिड की नॉर्मेलिटी, ठीक है। V डैश क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ
H2SO4 used for neutralization of what? अमोनिया। ठीक है, M क्या है और M क्या है बेटा? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, वही आपको दिमाग में रखना है। बाकी सब तो ये क्या था? कॉन्सेप्ट था। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्वेश्चन करोगे क्लियर कट आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं उसको एकदम क्लियरिटी आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बेटर है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज करिए, रिपीट करिए, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में है। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब तुम ड्यूमास मेथड में देखो, हम 22,400 ml यूज किए थे, यहां हम क्यों नहीं किए? ठीक है, वहां पे नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट मिल रहा था, N2 गैस, यहां पे हमको अमोनिया के फॉर्म में मिल रहा है। तो अमोनिया के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए हम वहां पे डायरेक्ट उस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां तुम्हारे बुक में जो दिया होगा वो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। 2M1 M2 पता नहीं क्या क्या करके दिया है। ये हमने डिटेल इसको पोस्टमार्टम किया है ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर है, यानी ओवरऑल इतना है। तो ये लेंदी प्रोसेस आपको हमेशा के लिए नहीं रखना है, ये आपको समझना है एक्चुअल में होता क्या है। तो अमोनिया गैस निकलता है, H2SO4 एक्सेस से कंबाइन करता है, जो H2SO4 लेफ्ट होता है उसका वॉल्यूम हम पता करते हैं बाय द बैक टाइट्रेशन। तो टोटल वॉल्यूम जो हम लिए थे अपॉन जो वॉल्यूम यूज किया गया बैक टाइट्रेशन में, उससे हम माइनस कर देंगे तो कितना वॉल्यूम H2SO4 यूज किया अमोनिया से वो पता चल गया। जब वो पता चल गया तो सारा हमारा खेल क्लियर। अब वो पता चल गया तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 यूज हुआ होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया आया होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। तो उसी को हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। H2SO4 का नॉर्मलिटी पता है, कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा वो भी हमको पता है। तो नॉर्मलिटी के इक्वेशन से हमने अभी आपको दिखाया कैसे इसको हमने लाया यहाँ पे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1000 से डिवाइड किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया, अमोनिया की हमको पता करना है, हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट या वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ एसिड, नंबर ऑफ OH इन केस ऑफ बेस, एंड इन साल्ट के केस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन। तो वैलेंसी फैक्टर हमने देखा और वैलेंसी फैक्टर लगा के हमने ये कैलकुलेट किया कि इतना अमाउंट ऑफ अमोनिया जनरेट हुआ, किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में अगर बात करोगे 14 ग्राम नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी 1 मोल यानी 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, 14 प्लस 3 17 हो गया। 14 इसका मॉलिक्यूलर मास, 3 इसका, यानी 14 ग्राम यानी इसका मॉलिक्यूलर मास है। 17 ग्राम में कितने हैं, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, यानी कि 14 ग्राम हमको इससे नाइट्रोजन मिला। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, और जो वेट ऑफ अमोनिया इतने में कितना मिलेगा, तो इतने में हमको इतना ग्राम अमोनिया मिला, नाइट्रोजन मिला। इतने ग्राम हमको क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यानी ऑप्टेन कितना प्राप्त किए हैं एक्सपेरिमेंटल से, और कितना हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है इनटू 100। तो फाइनली हमको ये मिला नॉर्मलिटी। N1 क्या है बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 जो हमने लिया था कॉनिकल फ्लास्क में एक्सेस अमाउंट में। वीडस क्या हुआ है, वॉल्यूम जो लेफ्ट हुआ है, यानी कि ये वॉल्यूम यूज किया गया किससे, अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन से। और M क्या है, मास ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये तो था फॉर्मूला का डिराइवेशन। अब हम ट्रिक कैसे पहचानेंगे, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, और हमेशा इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको हम देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, based on Jindal method, based on Jindal method। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर तुमको रिएक्शन में यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना NaOH यूज किया गया, जो बैक टाइट्रेशन में, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट NaOH, if there is no information about NaOH, if there is no information about NaOH in the given question, then direct use the formula, given formula for calculation of percentage of nitrogen in the given compound। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, जो अभी हमने निकाला था, यानी कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू N1 इंटू V डैश अपॉन M। डायरेक्ट यूज करो। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, NaOH के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, NaOH के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी दिया हुआ है नॉर्मलिटी रखोगे, वॉल्यूम जो दिया है उसको रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वेयर N1 पता है, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, V1 इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, M क्या है, मास ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने अभी बताया था। सेकेंड ट्रिक, ठीक है, इफ information about NaOH is given in question, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि इतना NaOH यूज किया गया है, ठीक है, तो क्या करोगे, H2SO4 लेफ्ट, हमको क्या आप निकालना पड़ेगा, V डैश निकालना पड़ेगा। इस V डैश को निकालना पड़ेगा, यानी हमको V डैश निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा, V डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो H2SO4 लेफ्ट अपॉन इज इक्वल टू NaOH, ठीक है,
कितना H2SO4 लेफ्ट था और NaOH से बैक टाइट्रेशन किए थे, तो N1 हमको पता है, V1 हमको पता करना है, और ये N2 V2 पता था उसी इक्वेशन से। तो V1 क्या हो जाएगा बेटा, N2 V2 अपॉन N1। ठीक है, तो V डैश क्या होता है बेटा, V डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस V1, यानी कि V टोटल वॉल्यूम V था माइनस V1, तो दिस इज द V डैश। अब इस कंडीशन में हमको ये V डैश निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो H2SO4 है NaOH क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर कट फंडामेंटल आ जाएगा। ठीक है, हमेशा हम नॉर्मलिटी, अगर मोलरिटी दिया है तो हम उसको नॉर्मलिटी में यूज करेंगे। always use N1V1 is equal to N2V2। और N1V1 क्या होता है, N1 जो होता है, अगर मान लो नॉर्मलिटी नहीं दिया, मोलरिटी के दिया है, तो N क्या होता है, N इज इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, वेयर N क्या है बेटा, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर होगा, या नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन एंड OH आयन। यदि एसिड होगा तो H और बेस होगा तो OH आयन। ठीक है, तो N जो होगा, हम M1 और V1 मोलरिटी के फॉर्म में दिया है, फिर भी हम इसको N1 V1 के फॉर्म में यूज करेंगे। तो N अगर मान लो मोलरिटी में दिया है तुम्हारा उसका कंसंट्रेशन, तो इसका नॉर्मलिटी जो होगा, N जो होगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर यानी एसिड का रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो दिस इज अ ट्रिक। अब इस ट्रिक से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा सब क्लियर कट फंडामेंटल बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसमें कुछ नोट्स कर लो, क्वेश्चन कराएंगे, एक पूरा सेशन क्वेश्चन ही कराएंगे, आपका क्लियर कट फंडामेंटल हो जाएगा। नोट लिखो। फर्स्ट, दिस मेथड कौन सा, जिंडाल मेथड इज नॉट applicable this method is not applicable for the estimation of nitrogen, for the estimation of nitrogen directly bonded to oxygen ठीक है, such as NO2 group and azo compound
azo compound as well as nitrogen present in cycle। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग में जैसे पिरिडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, अरे क्यूनोलिन हो गया, तो उस कंडीशन में वहां पे वो इन्वॉल्व नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करोगे यहां पे, तो देखो यहां पे NO2, ठीक है, दिस इज द एजो ग्रुप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये हो गया एजो ग्रुप हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो ये पिरिडीन हो गया, पायरोल, पायरिडीन, pyrrole, this is the nitrobenzene, this is the azo compound, ठीक है, ये होगा क्यूनोलिन, ये है क्यूनोलिन बेटा, इसमें भी रिंग में है तो नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर है एजो कंपाउंड है तो ये नहीं शो करेगा, यानी कि ये जेंडाल मेथड से हम इसका प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से बाइंड है, या एजो कंपाउंड है, एजो ग्रुप के फॉर्म में है, या रिंग में नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम इस जेंडाल मेथड से नाइट्रोजन का कंपोजिशन या परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था जेंडाल मेथड पे कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए वो पूरा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इस पर, इसके ऊपर पूरा प्रॉब्लम होंगे, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जेंडाल मेथड। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। हमने सब कुछ क्लैरिफाई किया है, आप बुक पढ़ोगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। यहां से अगर समझते हो तो आप इजी वे में क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका सब वो क्लियर बन जाएगा, यानी क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।